मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, B.Com भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय औसत एवरेज पर अपना द्वितीय दृश्य श्रव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम भारित औसत वेटेज एवरेज एवं सामूहिक औसत कंबाइंड एवरेज के नियमों की चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ प्रश्न लेकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। पिछले व्याख्यान में श्रेणी पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया था। मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी रह गई है, तो एक प्रश्न हम और ले लें। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हल करें। प्रश्न है, निम्न आवृत्ति वितरण से औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर से कम या लेस देन, किससे कम? 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। इसी तरह इनकी संख्या दी गई है, इन समूहों की संख्या दी गई है। 10 से कम में संख्या कितनी है? 4। 20 से कम में संख्या है 5, 30 से कम में 19, 40 से कम में 32 और 50 से कम में 59। इस प्रश्न को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम इसे यह मान लें कि किसी परीक्षा के जांच परीक्षा के अंक हैं ये, और एक कक्षा के विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यहाँ पर हमें सूचना दी गई है। जैसे 50 अंकों का प्रश्न पत्र था। जिन विद्यार्थियों के अंक 10 से कम हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। जिनके अंक 20 से कम हैं उनकी संख्या है 13। जिनके अंक 30 से कम है उनकी संख्या 19, 40 से कम 32 और 50 से कम 59। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो यहाँ पर क्लास या वर्ग हमें तैयार करना होगा। और वर्ग किस तरह तैयार करेंगे? जो हमें जानकारी दी गई है 10 से कम, तो ये अंक सामान्य तौर पर कहाँ से चालू होगा? 0 से। तो 0 to 10, 10 से कम मतलब 10 शून्य से 10 पाने वाले। फिर 20 से कम, तो शून्य से 10 का हमने अलग समूह बना लिया। अब 10 से 20 का दूसरा समूह बनेगा। इसी तरह 20 से 30 का तीसरा समूह, 30 से 40 का चौथा समूह और 40 से 50 का पांचवा समूह। अब इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लें। 10 से कम पाने वाले कितने हैं? 4 हैं। 10 से कम ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 0 to 10। तो 0 to 10 यहाँ पर वर्ग है ही, और ऐसे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4। इसी तरह 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? देखिए, आपको प्रश्न में 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 दी गई। 20 से कम कहने का तात्पर्य क्या होता है? शून्य से 10 भी उसमें समाहित है। तो 20 से कम में यदि हम शून्य से 10 वालों को पृथक कर दें तो 10 से 20 की संख्या निकल जाएगी। अर्थात 13 में से यहाँ पर 20 से कम पाने वाले 13, 10 से कम पाने वालों 4 को हम कम कर दें तो 13 ऋण 4 बराबर 9। इसी तरह 30 से कम पाने वाले कितने हैं? 19। 20 से कम पाने वाले भी तो उसमें शामिल हैं। तो 10 से 20 तक के जो यहाँ पर 0 to 10 और 10 to 20 इनकी संख्या जो है उनको यदि हम कम कर दें, 4 और 9 13, अर्थात इस 13 को कम कर दें 19 में से, तो 20 से 30 पाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इसी तरह 30 से 40 की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 ऋण 19 बराबर 13 और 40 से 50 की संख्या हो जाएगी 59 ऋण 32 बराबर 27। अब यह प्रश्न सामान्य प्रश्न में परिवर्तित हो गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, तो हम जानते हैं वर्ग का सबसे पहले हमें माध्य मूल्य ज्ञात करना होता है। 0 to 10 का माध्य मूल्य हो जाएगा 5, 10 to 20 का हो जाएगा 15, 20 to 30 का हो जाएगा 25, इसी तरह 35, 45। अब इनमें से किसी एक माध्य मूल्य को, जहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा केंद्रित हो,
उसके आसपास हम उसे कल्पित माध्य या एज्यूम्ड एवरेज मान लें। यहाँ पर x को 35, जिसकी वैल्यू x बराबर 35 लेकर चलें, तो 35 से 35 का डेविएशन या विचलन क्या होगा? 0 होगा। 35 से ऊपर की संख्याओं को लें, 35 से 25 का डेविएशन -10, 35 से 15 का डेविएशन -20 और 35 से 5 का डेविएशन -30। 35 से आगे 45 का डेविएशन 10। अब फ्रीक्वेंसी का गुणा इस डेविएशन से कर सकते थे हम। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम एक और स्टेप ले लें, स्टेप डेविएशन जिसको हम कहते हैं, प्रश्न को और आसान करने के लिए। स्टेप डेविएशन कैसे लिया जाता है? जहाँ पर डेविएशन की राशियाँ हैं, यदि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उस कॉमन फैक्टर से इन सभी राशियों को विभाजित कर देते हैं। 30, 20, 10, 10 कॉमन फैक्टर क्या इनमें? 10 है, तो हम 10 से सबको विभाजित कर दें। तो 30 को विभाजित किए तो ऋण 30, 20 को विभाजित किए ऋण 20 को तो ऋण 2, और ऋण 10 को विभाजित किए तो ऋण 1, 10 को विभाजित किए तो 1। अब इस कॉलम का हमें कोई उपयोग नहीं, माध्य मूल्य के कॉलम का कोई उपयोग नहीं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और स्टेप डेविएशन का d/x ये कॉलम है, इन दोनों का गुणा होगा। तो 4 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 12, 9 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 18, 6 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 6, 13 गुणा 0 बराबर 0 और 27 गुणा 1 बराबर 27। हम ऋणात्मक का टोटल अलग कर लें और धनात्मक का अलग कर लें। यहाँ पर ऋणात्मक 12, 18, 30, 6, 36 और धनात्मक है 27। आधिक्य ऋणात्मक का ज़्यादा है, आधिक्य है ऋण 9। तो सिग्मा FD/x इज इक्वल टू -9, F इज इक्वल टू 59। जब आप आवृत्ति का इस तरह निर्धारण करते हैं तो उसे टोटल करके भी देख लेना चाहिए, इसका टोटल इस अंतिम टोटल के बराबर होना चाहिए। यदि यह मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब कहीं पर हमने त्रुटि की है। आगे हल करने के लिए सूत्र लेंगे। सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज लिया था तो x प्लस सिग्मा FD/x स्टेप डेविएशन के कारण अपान सिग्मा F इंटू आई। आई मतलब क्या है यहाँ पर? क्लास इंटरवल, जो वर्गांतर की राशि है। 10 हमने कॉमन फैक्टर वहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर आई का मतलब होगा 10। इस तरह जो राशियाँ हमें ज्ञात हैं हम उनको रख लें। x बराबर ज्ञात है, हमने 35 लिया था वहाँ पर, एज्यूम्ड एवरेज 35 सिग्मा FDX -9 डिवाइडेड बाई सिग्मा F 59 इंटू 10, -9 इंटू 10 इज इक्वल टू -90। तो 35 - 90 अपान 59। इस तरह 35 यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू होती -1.53। तो 35 में से 1.53 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर कितना होगा? 33.47। भारित औसत। भारित औसत क्या है? वेटेज एवरेज। जब सभी पदों को सापेक्षिक महत्व प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो प्रत्येक पद के लिए एक राशि निश्चित की जाती है जिसे उस राशि का भार या वेट कहते हैं। इस भार को प्रायः W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि राशियों x1, x2, x3, xn यहाँ के भार क्रमशः W1, W2, W3, Wn हो तो उनका भारित औसत सिग्मा x बार W की गणना किस तरह होगी? x बार W इज इक्वल टू सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W इज इक्वल टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3। इस तरह Wn इंटू xn डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जहाँ पर आपने आवृत्ति के साथ इसी तरह का गुणा किया था, F1 इंटू x1, F2 इंटू x2, F3 इंटू x3, इस तरह से तो है लगभग उसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आवृत्ति और भार में भिन्नता होती है। आवृत्ति उस पदमूल्य की बारंबारता होती है, जबकि भार के साथ ऐसा होना आवश्यक नहीं। भार मतलब पदमूल्य को दिया गया एक महत्व है। सामान्यतः भारित औसत का उपयोग तुलना के लिए किया जाता है, जैसे औसत गति, औसत खपत आदि के संबंध में भी भारित औसत आदि का उपयोग किया जाता है।
एक प्रश्न को लेकर इसे समझने का प्रयास करें। एक वायुयान एक वर्ग की चारों भुजाओं पर क्रमशः 100, 200, 300 और 400 मील प्रति घंटा की गति से उड़ता है। पूरे वेग पर उसकी उड़ान की औसत गति क्या है? वर्ग की भुजा 100 मील है। प्रश्न को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं, आवश्यक नहीं कि वो सूचनाएं x और w हों या x और f हों। जो सूचनाएं हमें दी जाती हैं, पहले उनकी प्रवृत्ति जान लें। यहाँ पर वायुयान एक वर्ग की चारों भुजाओं पर क्रमशः तय करता है दूरी, और भुजाओं वर्ग है, और एक भुजा यदि 100 मील है, इसका मतलब चारों भुजा कितनी होगी? 100 मील की होगी। लेकिन उसकी गति क्या है वायुयान की? पहली भुजा पर जब वो दूरी तय करती है तो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, अगली भुजा पर 200 मील हो जाती है उसकी स्पीड बढ़कर, अगली भुजा पर 300 मील, और अंतिम चरण में वह 400 मील प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है। यहाँ पर x किसको माना जाना चाहिए? हमने पहले भी चर्चा की है। सामान्य तौर पर जिसका कि हमें औसत निकालना हो। औसत किसका निकालना है? औसत गति क्या है? स्पीड। इसका मतलब जो स्पीड है वह x को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड कितनी है? पहले 100 मील, फिर 200 मील, फिर 300 मील और फिर 400 मील। इस स्पीड से वायुयान कितनी देर हवा में उड़ता रहा, वह उसकी बारंबारता, या यहां पर कहें W, वेट, भार कहलाएगा। 100 मील प्रति घंटा की गति से विमान कितनी देर उड़ा, ये जानकारी हमको प्रश्न में नहीं दी गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि वर्ग की भुजा पर क्रमशः इस तरह की उनकी गति रही है। तो पहली भुजा पर 100 मील प्रति घंटे की गति से वायुयान उड़ान भर रहा है, और दूरी 100 मील है। इसका मतलब इस 100 मील को तय करने में 100 मील प्रति घंटे की गति से यदि उड़ान हो तो 1 घंटे का समय लगेगा। अगली भुजा पर उसकी गति बढ़कर 200 हो जाती है, 200 मील प्रति घंटा। 100 मील की ही दूरी है, तो 200 मील प्रति घंटा की गति से यदि 100 मील की दूरी तय की जाएगी तो आधा घंटा समय लगेगा। इसी तरह अगली भुजा पर स्पीड 300 मील प्रति घंटा। यहाँ पर 100 मील की दूरी तय करने में 300 मील प्रति घंटा की स्पीड से 1/3 घंटे का समय लगेगा, और अंतिम चरण में उसे 1/4 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर घंटा जो है वह W या वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इन सब का हम टोटल कर लें तो सिग्मा W हमको मिल जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। LCM यहाँ पर ले लें 12, और इस तरह टोटल हो जाएगा इसका 25/12। यहाँ जो WX कौन सी राशि है? जो वर्ग की भुजा है, जो यात्रा के 4 चरण हैं। पहले चरण पर 100 मील, दूसरे पर 100 मील, तीसरे पर 100 मील। वापस यदि हम इनका गुणा करें, x × W, 100 × 1 = 100, 200 × ½ = 100, 300 × 1/3 = 100। इस तरह से यह वास्तव में WX है। तो इन चारों का टोटल कर लें, सिग्मा WX = 400। अब यहाँ पर सूत्र का उपयोग कर लें, x/W = सिग्मा WX / सिग्मा W। सिग्मा WX क्या है? 400 है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा W क्या है? 25/12। 400 × 12/25 अर्थात बराबर 192। तो पूरे वर्ग पर वायुयान की उड़ान की औसत गति 192 मील प्रति घंटा होगी। एक और प्रश्न लें। एक व्यापारी ने 30 टीवी सेट 25,800 रुपये प्रति सेट की दर पर खरीदे। उसने उसी तरह के 15 टीवी सेट 35,400 रुपये प्रति सेट की दर पर खरीदे। सभी टीवी सेटों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कंबाइंड एवरेज से भी बना सकते हैं और वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं। यहाँ वेटेज एवरेज के रूप में यदि हम देख लें उसको, तो मूल्य जो है क्या ज्ञात करने कहा गया? औसत मूल्य। इसका मतलब मूल्य जो है वह क्या होगा? x होगा। तो x1 पहले जो दर है 25,800 की दर पर, ये x1। कितने टीवी सेट खरीदे? 30 सेट खरीदे।
तो यह जो 30 की संख्या है वह W1 होगी। इसी तरह 35,400 की दर पर तो ये X2 को रिप्रेजेंट करेगा 35,400। कितने टीवी सेट खरीदे उसने इस दर पर? 15 टीवी सेट, तो W2 15। फार्मूले के रूप में यहाँ पर रख लें, X बार W इज इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 30 इंटू 25,800 प्लस 15 इंटू 35,400 डिवाइडेड बाय W1 एंड W2 का 30 प्लस 15। इनका गुणा कर ले ऊपर की संख्याओं का, तो 7,74,000 धन 5,31,000 बटे 45 बराबर, इन दोनों को जोड़ लें तो 13,05,000 बटे 45 बराबर 29,000 रुपये। तो X बार W इज इक्वल टू 29,000, अतः प्रति सेट औसत मूल्य होगा 29,000। सामूहिक औसत कंबाइंड एवरेज, किसी समूह के 2 या 2 से अधिक पदों के साथ उनके औसत ज्ञात हों तो पद मूल्यों की संख्या से संबंधित औसत का गुणा कर उनके गुणनफलों के योग को पद मूल्यों की संख्या से भाग देकर सामूहिक औसत की गणना की जाती है। लगभग वही चीज़ है जो अभी आपने भारित औसत में देखा, वहाँ पर यहाँ N1 की जगह W1 था, N2 की जगह W2। फार्मूला लगभग वही है, वहाँ पर वेट की जगह यहाँ पर उसकी आवृत्ति शामिल की जाएगी। तो X बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा NI X बार I डिवाइडेड बाय सिग्मा NI, या अपान यहाँ पर N भी लिख सकते हैं। इसमें एक प्रश्न लेकर चलें। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 195 रुपये है। 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 620 रुपये है और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 190 रुपये है। कारखाने के कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कारखाने में जितने कर्मचारी हैं उन सभी का औसत वेतन हमें दिया हुआ है 195 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर देखिए आगे कर्मचारियों के 2 समूह हैं, एक समूह का औसत वेतन 620 है और दूसरे समूह का औसत वेतन है 190, और दोनों को जोड़कर समस्त कर्मचारियों का औसत वेतन है 195। अर्थात 195 क्या होगा? यह X बार होगा। X बार 1 पहली श्रेणी का जो औसत है वह X बार 1 होगा 620, और दूसरी श्रेणी का औसत 190, यह X बार 2 होगा। इसी तरह इनकी संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या हमें प्रश्न में नहीं दी गई, कुल संख्या n रखते हैं उसके लिए वैल्यू, यहाँ पर नहीं दी गई, हम n ही मान रख लें। चलिए, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन हमें ज्ञात है, दूसरी श्रेणी का जिसका औसत वेतन 620 है, ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 20। तो n1 इज इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर? तो कुल कर्मचारी में से पहली श्रेणी के कर्मचारी को कम कर दें तो बाकी शेष कुल दूसरी श्रेणी के कर्मचारी होंगे। तो कुल कर्मचारी n में से पहली श्रेणी के कर्मचारी 20 को कम कर दें तो n माइनस 20। X बार इज इक्वल टू n1 इंटू X बार 1 प्लस n2 इंटू X बार 2 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर संबंधित राशियों को रख लें। ये हमें पहले से ज्ञात है, X बार 195 इज इक्वल टू 20 इंटू 620 प्लस n माइनस 20 इंटू 190 डिवाइडेड बाय n। अब n का गुणा हो जाएगा इधर 195 से, तो 195n, और ऊपर की राशियां इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 12,400, और प्लस n माइनस 20 का गुणा 190 से होगा, तो n का गुणा 190 से 190n, और ऋण 20 का गुणा 190 से तो ऋण 3,800। 195n ऋण 190n पक्षांतर कर ले बराबर 12,400 ऋण 3,800। डिफरेंस निकाल लें, 5n बचा। 5n बराबर इधर का अंतर कितना हुआ? 8,600। n बराबर क्या हुआ? 1,720। अर्थात कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? 1,720, जिसमें से पहले श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या हमें ज्ञात है 20 है, अर्थात दूसरे श्रेणी में कर्मचारी कितने होने चाहिए? 1,700। यदि हम उत्तर की पुष्टि करना चाहें
तो 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 620 पता है, कुल वेतन ज्ञात हो जाएगा। और 1700 कर्मचारियों का औसत वेतन 190 है, उनका कुल वेतन प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 1720 का गुणा 195, संयुक्त औसत से हम गुणा कर दें तो इसके बराबर। यदि ये राशियां आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हमारा हल सही है। उम्मीद है यह व्याख्यान आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।